अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम दो इमेजेस सपोज ले लेते हैं, ठीक है, दिया हुआ है JPEG, ठीक है, और इसकी हमने ठीक है, अगर मैं ये इस तरीके से तीन इमेजेस दे देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये तीन इमेजेस आ गई, ठीक है। मैं यहाँ इसकी CSS डिफाइन करता हूँ, ठीक है, CSS क्या है, इमेज के टैग, उसकी क्लास क्या है, अलाइन लेफ्ट, ठीक है, और इसको लेफ्ट पे एक को रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, और पिक्सल, ठीक है, इसी तरीके से इमेज डॉट राइट, ठीक है, और इसके अंदर फ्लोट राइट, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं मार्जिन, ये तो हो गई। जब आप यहाँ देखेंगे तो ये अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि इमेज के साइज बड़े हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको स्मॉल मीडियम और लार्ज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इमेज डॉट मीडियम करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देंगे। विड्थ हमने रख दी इसकी 250, ठीक है, हाइट इसकी हमने रख दी 32, हाइट भी हमने सेम ही रख दी। ये हमने एक मीडियम का बना दिया। इसी तरीके से मैं स्मॉल बना देता हूँ, इमेज डॉट स्मॉल, ठीक है, स्मॉल में मैं विड्थ रख देता हूँ 150 पिक्सल, और हाइट रख दी मैंने 150 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आकर मैंने ये सेकंड क्लास जो मैंने बनाई है अलाइन लेफ्ट, मैंने इसमें यूज़ कर दिया अलाइन राइट, इसमें मैंने यूज़ कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो ये अलाइन लेफ्ट और राइट से अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं इसको अ, इसकी इस हाइट विड्थ जो मैंने स्मॉल और लार्ज मीडियम के अंदर सेट की, वो मैं दे दूंगा, मैं इसको मीडियम दे देता हूँ, तो क्या होगा, सर स्टाइल शीट लिंक तो कराएं पहले उससे। लिंक नहीं की, ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपने जो डिफाइन कर दिया है स्मॉल और मीडियम, तो वो ऑटोमेटिकली क्लास जो है, आप मल्टीपल क्लासेस इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वो सबको आप एक ही इमेज के टैग के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको इस चीज़ में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी यही बताया हुआ है कि आपने इमेज की स्टाइलिंग करने के लिए ये सबसे आसान और कॉमन यूज तरीका है कि आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर काम करें, तो आप उसमें जो इमेजेस यूज़ करेंगे या लोगोज यूज़ करेंगे, उसके आप साइज़ स्मॉल मीडियम और लार्ज के अंदर अपने पास डिफाइन कर लें, और आप हर दफ़ा जाके हाइट और विड्थ अपने HTML के अंदर सेट ना करते रहें इमेज टैग में, आप उसकी एक्सटर्नल CSS करें,
और वहाँ पर से सिर्फ आप क्लास का नाम यूज़ करते रहें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। आप कोई इमेज, जैसे इमेज को अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम इमेज को बैकग्राउंड ऑफ दी वेब पेज में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम CSS के थ्रू यूज़ करते हैं, यानी कि स्टाइल शीट्स के थ्रू यूज़ करते हैं। तो वो किस तरीके से कर रहे होते हैं कि हम बैकग्राउंड इमेज का टैग, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब हम ये बॉडी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, हम अब किसी एक उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी एक डिवीजन पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी एक सेक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं का एक बैकग्राउंड अगर हम लगाना चाहें। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास, अगर आप वेबसाइट देखें, तो यहाँ पे आपके पास हर एक एक डिवीजन के ऊपर इन्होंने अलग अलग बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है। इसके ऊपर आईफोन 12 प्रो की लगाई हुई है। इस डिवीजन की अगर विड्थ सेम रखी हुई है लेकिन हाइट इसकी डिफरेंट है, और इसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज इन्होंने डिफरेंट लगाई हुई है। इस सेक्शन की बैकग्राउंड इमेज इन्होंने डिफरेंट लगाई हुई है। तो आप चाहें तो पूरी के पूरी अपनी बॉडी जो है उसकी बैकग्राउंड इमेज एक सेट कर सकते हैं, और चाहें तो आप एक एक सेक्शन की भी अलग अलग, या एक हाँ किसी भाई। डिवीजन की आप जो है अलग बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप CSS के थ्रू बैकग्राउंड इमेज किस तरह सेट कर रहे होते हैं, आप इमेज बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, साथ में दे देते हैं URL, और URL ऑफ दैट इमेज की जो अगर आपके पास यहाँ पे रखी है तो इसका URL आप दे देंगे, तो बैकग्राउंड इमेज आपके पास सेट हो जाएगी। ठीक है। अब उसके साथ चलते हैं, आपके पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिपीट की है, ये सारी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। ये एक एग्जांपल गेम है ना, इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ आगे आपके पास डिफाइन है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या काम कर रही होती हैं। ठीक है। फिर बैकग्राउंड इमेज सपोज मैं यूज़ करके आपको, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, यहाँ पे तो हम HTML के थ्रू ये काम कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे इस पूरी बॉडी के ऊपर ये बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज URL। ठीक है, और इसका URL है इमेज। तो ये मैं जब जाके चेक करूँगा, ये पूरी की पूरी बैकग्राउंड के ऊपर स्ट्रेच हो गई इमेज, और इसने पूरी बैकग्राउंड के ऊपर ये एक इमेज हमें दे दी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स हमारे पास क्या है, आप लोगों को पता होगा कि हम जैसे बैकग्राउंड, अभी तो बैकग्राउंड इमेज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब बैकग्राउंड कलर्स वगैरह सेट करते हैं, तो वो भी आप लोगों को पिछली लेवल्स में मैंने बताया कि बैकग्राउंड कलर आप किस तरह सेट करते हैं, कि आप BG कलर करके आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ पे सिंगल कलर दे रहे थे बैकग्राउंड का, ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी बैकग्राउंड ऑफ दी वेब पेज के ऊपर मल्टीपल कलर्स से एक ग्रेडियंट क्रिएट करूँ, ग्रेडियंट क्या होता है कि वो दो कलर्स को या तीन कलर्स को आपस में मर्ज करके ऑटोमेटिकली आपका वेब ब्राउजर दो तीन कलर्स मिक्स करके आपका बैकग्राउंड बना देता है, तो उसको हम ग्रेडियंट कह रहे होते हैं। ठीक है। तो आपके पास अगर हम गूगल क्रोम पे काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ग्रेडियंट सेट करने की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। आप एज के ऊपर काम कर रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर इसके ऊपर मोजिल्ला फायरफॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रेडियंट सेट करने की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। हम इसको, अच्छा, ये ग्रेडियंट जो हम मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम बैकग्राउंड इमेज के ही प्रॉपर्टी के थ्रू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज गिवन है। अगर आप यहाँ पे आईडी ग्रेडियंट बना देते हैं, ठीक है, और आप उसको अपनी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये मल्टीपल ब्राउजर्स के हिसाब से दिए हुए हैं। अगर आप जिस भी ब्राउज़र के लिए कंपेटेबिलिटी के लिए बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप सब के ऊपर कंपेटेबल रखना चाह रहे हैं, तो इन सबको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे क्रोम को, क्योंकि हम मोस्टली क्रोम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, गूगल क्रोम के ऊपर। तो गूगल क्रोम पे ग्रेडियंट क्रिएट करने का तरीका है, आप दें बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, और वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, और साथ में उसका जो भी कोड है, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं सारे ही कर देता हूँ ताकि ये सबके साथ ही कंपेटेबल हो जाए, तो क्या होगा,
अब यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर आईडी दे देता हूँ ग्रेडियंट। आप यहाँ देखेंगे कि ये ग्रेडियंट क्रिएट हो गया मल्टीपल कलर्स का। ठीक है, अब यहाँ मैं इसकी अगर एक सेकंड हाइट चेंज करता हूँ, कर देता हूँ इसकी पिक्सल। आप ये देखेंगे कि ये मल्टीपल यानी कि दो कलर्स से मिलके एक ग्रेडियंट ऑफ बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ इसको गूगल क्रोम के लिए यूज़ करूँ तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ। ठीक है, गूगल क्रोम के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, और डैश वेबकिट डैश लीनियर डैश ग्रेडियंट। ठीक है, और आप उसके अंदर उसकी जो फंक्शन है उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ पास कर सकते हैं जिससे ये ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये दो हेक्सा कोड में भी दे सकते हैं, आप आरजीबी में भी दे सकते हैं, कुछ सॉलिड वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको सपोज रेड और येलो दे देता हूँ, रेड और येलो को मर्ज करके इसने एक ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो ये ग्रीन और वाइट से एक इसने ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, चाहे तो मल्टीपल कलर से ग्रेडियंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोगों को इसके ऊपर और हैंड्स ऑन होगा। अब इसके अंदर भी मैंने हाइट और विड्थ दे दी है कि ये ग्रेडियंट की हाइट और विड्थ क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आप इमेज के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज के थ्रू। ठीक है, ये आप सिंपल कलर्स के थ्रू नहीं कर सकते, बैकग्राउंड कलर के थ्रू। ये बैकग्राउंड कलर के थ्रू करेंगे तो आपका सिंपल एक कलर आएगा, मल्टी कलर्ड में नहीं आएगा। बैकग्राउंड इमेज के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो आपको दायरे इमेज की हाइट और विड्थ देनी पड़ती है, तो आपको इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने जो भी डिवीजन है या अपने पूरे बैकग्राउंड के हिसाब से। फिर हमारे पास बैकग्राउंड से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट की। अगर आप देखें, मैं कोई अगर इमेज ले लूँ सपोज, मैं ये एक लोगो ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको फाइल ये मेरे पास आ गया यहाँ पे pf.png। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ सपोज, मैं यहाँ से इसको तो हटा ही देता हूँ। ठीक है, अगर आप ये छोटी इमेज ले रहे हैं कि जिसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ, क्या नाम है इसका, paf.png। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो ये एक छोटी सी इमेज आ रही है। ठीक है, अच्छा, और मैं यहाँ पे अगर इसको बैकग्राउंड, अब ये अगर मैं सिर्फ सिंगल इमेज यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आ रही है, लेकिन मैं इस इमेज को बैकग्राउंड में यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसकी सपोज बॉडी के ऊपर गया। ठीक है, और मैंने कहा बैकग्राउंड इमेज यूआरएल। ठीक है, और इसका यूआरएल क्या है, ef.png। तो जब बैकग्राउंड पे करूँगा तो ये इसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर देगा, क्योंकि ये एक छोटी इमेज थी, लेकिन मैंने इसको कहा कि अब ये इमेज सादी इमेज नहीं है, ये एक बैकग्राउंड इमेज है, यानी कि इसको पूरे के पूरे बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज के ऊपर आना चाहिए। तो उसने क्या किया कि छोटी इमेज थी तो उसको मल्टीपल टाइम्स उसने रिपीट कर दिया और पूरे बैकग्राउंड के ऊपर ले आया। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है आपके वेब ब्राउज़र की, कि अगर size कुछ भी है, वो पूरे वेब पेज के ऊपर उसको बैकग्राउंड में देने के लिए कह दिया तो वो
इसको रिपीट कर देगा मल्टीपल टाइम्स। तो इसीलिए हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी आती है कि आप यहाँ पे चाहे तो इसको कह दें कि भाई इसका बैकग्राउंड ये यहाँ की मैंने इक्वल्स टू नो रिपीट कर दें। जब नो रिपीट करेंगे तो ये समझ जाएगा कि बैकग्राउंड में तो देना है लेकिन इसको रिपीट नहीं करना है, एक ही दफ़ा चाहिए। अब बाद में आप उसका हाइट विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसकी अच्छा बैकग्राउंड साइज आप देने के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज देने के लिए आप उसकी दो वैल्यूज़ यहाँ पे देंगे। ठीक है, एक विड्थ की और एक हाइट की, यानी मैं इसकी 500 पिक्सल और 800 पिक्सल दे देता। यहाँ क्या होगा, आप ये देखेंगे इस तरीके से स्ट्रेच हो गई, लेकिन मैं इसकी अच्छा अच्छा ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है जो हम बैकग्राउंड साइज में दे रहे हैं ये विड्थ की है, और सेकेंडली जो सेकंड वैल्यू है वो आपके पास हाइट की होती है। ठीक है, तो आप इसकी विड्थ रख दें ज़्यादा, विड्थ रख दें 900। पूरे पे स्ट्रेच करना चाह रहे हैं तो इसको रखते हैं 1500। इस तरीके से स्ट्रेच होएगी, लेकिन ये पिक्सल ज़ाहिर है इसके पिक्सल्स फटना शुरू हो जाएंगे क्योंकि एक छोटी इमेज थी। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इमेज छोटी इमेज भी हो तो उसका बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी के साथ उसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। आप थोड़ी छोटी है लेकिन आप उस को बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल इमेज को इमेज के टैग के अंदर उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे उसकी विड्थ और आगे उसकी हाइट दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम ये कर रहे थे डिस्कस कि अगर मैंने इसकी हाइट और विड्थ नहीं दी हुई। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो रहा था कि वो एक छोटी इमेज आ रही थी और छोटी इमेज आने की वजह से यहाँ पे वो रिपीट हो रही थी। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, तो हमने इसको क्या कर दिया था, इसको नो रिपीट किया जिसकी वजह से ये रिपीट होना बंद हो गई। मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई इमेज रिपीट नहीं हो रही लेकिन वो रिपीट हो जाए तो मैं उसकी नो रिपीट की बजाय रिपीट लिख दूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि उनकी इमेज रिपीट तो हो लेकिन वो हॉरिजॉन्टली रिपीट हो। ठीक है, नीचे वर्टिकली रिपीट ना हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली रिपीट हो तो आप क्या करेंगे, डैश यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर ये चीज़ रिपीट हो जाए। देखिए ये रिपीट तो हो रही है लेकिन सिर्फ ये एक्स एक्सिस में हो रही है यानी कि हॉरिजॉन्टली हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वर्टिकली रिपीट हो जाए यानी कि वाई एक्सिस में रिपीट हो जाए, तो क्या करूँगा मैं, रिपीट वाई। कई ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे आपको इमेज रिपीट करानी है, तो उन सिनेरियोज में आप कई जगहों पे हॉरिजॉन्टली एक ही सेम इमेज चाहिए, कहीं वर्टिकली सेम इमेज चाहिए, तो वो आप रिपीट एक्स और रिपीट वाई के थ्रू ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यही गिवन है कि बैकग्राउंड रिपीट की आप प्रॉपर्टी यूज़ करें और उसमें वैल्यूज़ आप दे सकते हैं आइदर रिपीट अगर आपने रिपीट करवानी है, नो रिपीट अगर नहीं करानी, हॉरिजॉन्टली करवानी है तो रिपीट एक्स, और वर्टिकली करानी है तो रिपीट वाई। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड की आपके पास प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अगर आपने बैकग्राउंड का कोई ग्रेडियंट क्रिएट करना है तो वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट और उसके आगे आप दो वैल्यूज़ दे दें तो ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। बाकी ये है कि अगर आपने छोटी इमेज है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, उसको आप नो रिपीट भी कर सकते हैं, रिपीट रिपीट एक्स भी कर सकते हैं, रिपीट वाई भी कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आपके पास बैकग्राउंड अटैचमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर अगर आपकी इमेज सपोज बड़ी है, आपकी इस साइज से भी बड़ी है या आपके जो वेब पेज का साइज है इससे बड़ी इमेज है और आपने उसको बैकग्राउंड में सेट किया है, तो आप आइदर उसको अगर फिक्स रख देंगे, उसकी बैकग्राउंड अटैचमेंट इक्वल टू फिक्स रख देंगे, तो वो इमेज
ज़ाहिर है अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, रिपीट से हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ इमेज भी चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इमेज डॉट जे। यहाँ पे आपको अभी कोई फर्क नहीं पता लग रहा। अच्छा, यहाँ आपको इतना फ़र्क पता नहीं लग रहा क्योंकि हमारे पास एक ऐसी ही इमेज है कि जो हमारे वेब ब्राउज़र से, वेब पेज से छोटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये इसको रिपीट कर रहा है सेकंड सेकंड टाइम ये। लेकिन अगर हमारे पास इमेज बड़ी होती तो उस सिनेरियो में क्या होता, आप लोग कोई इस तरीके की बड़ी इमेज लेके देखिएगा, आप लोग को अंदाज़ा होगा कि अगर आप उस बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी उसमें फिक्स रख देंगे तो वो अ, जितनी स्ट्रेच आपके पेज पे हो पा रही है उतनी तो हो जाएगी, बाकी को वो पिट कर देगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि वो बैकग्राउंड इमेज के ऊपर रहे और स्क्रॉल करने पे वो नीचे की भी इमेज शो हो, ठीक है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू स्क्रॉल रख दें तो स्क्रॉल बार के थ्रू वो आपका बैकग्राउंड पूरा का पूरी इमेज आ जाएगी बैकग्राउंड के ऊपर, और जब आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो नीचे से भी शो हो जाएगी। तो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन क्या कर रही होती है कि ये हमारे पास मल्टीपल इसके ऑप्शंस गिवन है, इसमें आप दो वैल्यूज दे सकते हैं कि आइदर आप टॉप लेफ्ट पे रखना चाह रहे हैं, टॉप राइट पे रखना चाह रहे हैं, बॉटम लेफ्ट पे, बॉटम राइट पे, सेंटर में। तो ये मल्टीपल आपकी इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर मैं इसी इमेज को लूँ, ये छोटी वाली जो इमेज थी हमारी, ये पीएनजी की, ठीक है, मैं इसकी कर देता हूँ, ये थी ना बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट, ठीक है, और मैं इसकी बैकग्राउंड पोजीशन कर देता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि ये टॉप लेफ्ट के ऊपर है, मैं चाह रहा हूँ इस तरफ टॉप पे जाए लेकिन यहाँ राइट पे चली जाए, तो मैं क्या करूँगा, टॉप राइट, जो टॉप पे भी होगी राइट पे भी। इसी तरीके से आप चाहें कि मैं बॉटम लेफ्ट कर दूं या बॉटम राइट, तो आप इसी तरीके से ये बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि ये टॉप सेंटर हो जाए तो टॉप सेंटर कर दें, ठीक है। चाह रहे हैं कि ये सेंटर सेंटर हो जाए, तो ये सेंटर, अच्छा ये अलाइनमेंट आउट हो गई इसकी। इस तरीके से ये मल्टीपल और प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप सबको इनकी एग्जांपल्स रन करके देखिएगा कि टॉप लेफ्ट से क्या हो रहा है, लेफ्ट सेंटर से क्या हो रहा है, लेफ्ट बॉटम है, ठीक है, बॉटम मतलब कि नीचे चली जाएगी, सेंटर टॉप, सेंटर 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 बॉटम, ठीक है, सेंटर में होगी लेकिन मतलब सेंटर ऑफ द पेज पे होगी लेकिन बॉटम पे होगी। और ये मल्टीपल इस तरीके से आपके पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी है। तो ये मल्टीपल आपकी इमेज के ऊपर हम प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसमें इमेज का टैग आप इस्तेमाल करके, ठीक है, उसके अंदर आप उसकी अ, जैसे हमने आज डिस्कस किया है कि हम इमेज के टैग के साथ उसकी हाइट विड्थ दे सकते हैं, ठीक है, उसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं, उसका कोई ना कोई टाइटल दे सकते हैं कि टाइटल ऑफ द इमेज क्या है, ठीक है। और इमेज की स्टाइलिंग हम डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल मीडियम और लार्ज के अंदर, ठीक है। फिर हम उसकी डिफरेंट उसकी बैकग्राउंड के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहे हैं अपने वेब पेज के ऊपर तो हम CSS के अंदर उसका बैकग्राउंड इमेज का प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, उसमें हम उसका URL दे देते हैं कि यहाँ से आपने बैकग्राउंड इमेज ले लें, ठीक है। और उसकी ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं कि रिपीट में आपने रिपीट रखना है, नो रिपीट रखना है,
रिपीट एक्स रखना है, रिपीट वाई रखना है, ठीक है। फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट आपके पास आ जाती है कि आप बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स रख सकते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रॉल रख सकते हैं। फिर बैकग्राउंड की पोजीशन है, आइदर सेंटर रख रहे हैं, टॉप रख रहे हैं, सेंटर टॉप, सेंटर बॉटम, मल्टीपल ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लैब आज की इतनी थी, ठीक है। इसके बाद आपके पास लैब टास्क आ जाते हैं। लैब टास्क में क्या है कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक की सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है, उनकी ये वेबसाइट है। तो इसके अंदर अगर आप लोगों ने असाइनमेंट जैसे स्टूडेंट ने क्रिएट खुद से किया है, उसके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा क्रिएट करना। आपने इसमें करना कुछ भी नहीं है, एक सिंपल एक हेडर बना हुआ है, ठीक है। उसकी कोई ना कोई हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। उसके अंदर ये इनके जो मेन पेजेस हैं, वेब पेज, इनकी वेबसाइट पे जो पेजेस हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेजेस इनके पास टोटल है इनकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो इनके सिर्फ आपने नेम्स दे देने हैं। आप चाहें तो इनको यूजिंग आप इनको अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लें और उसकी डिस्प्ले टाइप आप ब्लॉक इनलाइन कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू इसके एक ये लिस्ट क्रिएट कर लें इनके नेम्स की। उसके बाद इसके हेडर के अंदर ये आपने काम कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये हेडिंग दे के और फीचर प्रोडक्ट्स की प्रोजेक्ट प्रोडक्ट का पेज है, उसके अंदर ये 4 आपने सेक्शंस क्रिएट करने हैं आपके कंटेंट एरिया के अंदर, ठीक है। चारों सेक्शन में कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको एज ए डेवलपर परस्पेक्टिव से देखें तो कुछ भी नहीं है। आपने एक ये हर सेक्शन का आपने बैकग्राउंड कलर वाइट रख दिया है, उसकी बॉर्डर दे दी है, बॉर्डर रेडियस दे दिया है कुछ, जिसकी वजह से इसके बॉर्डर्स कर्व हो गया। हर किसी के अंदर आप जैसे अभी हमने देखा कि आप इमेज के स्मॉल मीडियम लार्ज साइज फिक्स कर सकते हैं, तो आप सबकी स्मॉल रख दें और हाइट और विड्थ सेट कर दें, सबकी सेम आ जाए हर इमेज की, ठीक है। और सब हर सेक्शन में एक एक इमेज आप इस तरीके की अपलोड कर दें जो यहाँ पे गिवन है। और उसके नीचे उसकी जो भी डिटेल है वो आप इधर पैराग्राफ में और हेडिंग के टैग के थ्रू H6 के थ्रू भले आप चाहें तो वो आप दे दें, ठीक है। या सिंपल टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो सिंपल टेक्स्ट दे दें। बाकी ये जो रेड में इसका मॉडल लिखा है, भले इसको आप मॉडल को ना दें, सिर्फ इस इमेज को, इस सेक्शन के अंदर एक बॉर्डर, उसका रेडियस, उसकी इमेज और उसके नीचे जो उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है ये दे दें। तो ये एक लाइन के अंदर ये चारों प्रोडक्ट्स आपके पास शो हो रही हो आपके कंटेंट एरिया के अंदर, और यहाँ पे एक हेडर क्रिएट हो रहा हो। तो ये आपका टास्क नंबर 1 है, ठीक है। इमेजेस का टैग आपने यूज़ करते हुए ये काम करना है, ठीक है। और सेकेंडली आपके पास सेकेंड टास्क क्या है कि आपने उसी पेज के अंदर आप जब स्क्रॉल करते हैं तो उसके पास अवर की क्लाइंट्स लिखे हुए हैं कि इनके पास नेशनल बैंक है, इनके की क्लाइंट्स, टीसीएस है, ये सारे हैं। तो इनके आप गूगल से लोगोस ले लें, ठीक है। और उनको भी इसी तरीके से अलाइन करके आप चाहें तो इसको इमेजेस के टैग को यूज़ करते हुए आप बना लें, या सेक्शन के टैग को करते हुए बना लें, टेबल के टैग यूज़ करते हुए भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो कि आप टेबल के अंदर 3 रॉज क्रिएट कर दें, हर किसी में इमेज डाल दें, ठीक है। उस तरीके से भी हर टेबल डेटा के अंदर आप इमेज डाल दें, ठीक है। सबके साइज आप सेट कर दें, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। इसमें भी वही हेडर आपके पास गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ पे अवर की क्लाइंट्स गिवन है और उसका नीचे कोई डिस्क्रिप्शन गिवन है, ठीक है। और ये एक लाइन में आ रहे हैं, फिर ये सेकंड लाइन में 3 आ रहे हैं, फिर थर्ड लाइन में 3, इनके सबके लोगोज आ रहे हैं। तो ये लोगोज भी आपने इमेज का टैग यूज़ करते हुए बनाने, ठीक है। फिर थर्ड टास्क क्या है, थर्ड भी इसी से रिलेटेड है कि आपने इमेज के टैग यूज़ करते हुए अब इधर आप टेबल करें या सेक्शन टैग यूज़ करें, डिवीजन यूज़ करें, ये आपके ऊपर है। इस तरीके से आपने इनलाइन ये 4 इमेजेस लॉकर्स की यहाँ पे देनी है और 4 इमेजेस लॉकर्स की यहाँ पे देनी है, और बाकी ये ऊपर हेडिंग आ रही है नीचे कुछ। तो इस तरीके का आपने आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है। आप चाहे सेक्शन डिविजन्स को इस्तेमाल करें, हेडर फुटर इस्तेमाल करें और टेबल्स इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने ये असाइनमेंट अपना किया हुआ था तो उसके लिए तो ये बहुत इजी टास्क है, उसको तो ये बिल्कुल बच्चों वाला टास्क लगेगा, ठीक है। तो ये 3 आपके पास टास्क हैं एक ही वेबसाइट के, एक सिंगल पेज के स्क्रॉल अगर आप करते जाएं तो ये उसके 3 ऑप्शंस हैं, ये आपने क्रिएट करने हैं, ठीक है।
तो बस यही आज की आप लोगों की लैब थी। सर काइंडली टास्क ना दीजिएगा, क्योंकि हमने आगे और भी अपने टास्क पूरे करने हैं, असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाने हैं, वो भी बनाने सर। तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। ये मुश्किल टास्क नहीं है। आप लोगों ने अगर सर मुश्किल असाइन मुश्किल टास्क तो नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग तो है ना। टाइम टेकिंग इस तरीके से है कि अभी आप लोगों ने लैब ली है, आप लोगों की लैब भी मैं आज जल्दी ही एंड कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखें तो आप लोगों की वैसे होती है 11:30 पे एंड, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों की जल्दी ही एंड कर रहा हूँ। तो जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर आप लोग आसानी से, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट भी किया हुआ है उसी में अगर आप चेंजिंग भी कर लें थोड़ी बहुत उसके कोड में, तो आप ये आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपके पास देखें तो अ, अच्छा खासा सर टाइम है। जी। सर आप संडे तक का टाइम दे सकते हैं? अच्छा, टाइम हमारे पास ये लैब्स को सबमिट करने का ना, ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि आपका फिक्स टाइमिंग होती है, ठीक सर है। असल में इसके कल अंदर मेरा सर मैं लेकिन एग्जाम है मिड टर्म का, वो इंग्लिश का, तो उसमें जरा इशू आ रहा अच्छा, चलें ठीक है। आप लोगों को ये वैसे अब हमें अलाउ तो नहीं है। चलें, मैं इस दफ़ा आप लोगों को एक दिन और का सर टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा दे निगोशिएट भी देता कर हूँ, देना। ठीक है। संडे तक का टाइम दे देता हूँ, और संडे को है। ओके सर सर। टास्क में भी थोड़ा 11। निगोशिएट कर दें काइंडली। एक क्वेश्चन देखें, डिटेक्ट होता कर लें। यही है कि स्टूडेंट्स को जो है ना उंगली पकड़ाओ तो वो फिर हाथ पकड़ लेते हैं। बेहतर यही था, मैंने आज लैब भी जल्दी ही इसीलिए एंड कर दी ताकि आप लोग ये टास्क सर कर लें। आपने लैब आप जल्दी लोगों एंड कर दिया, को हमारे पीआईएस के सर हैं, वो 11:15 पे क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप अपनी क्लास खत्म करते हैं ना, हमें फौरन उनकी क्लास में जाना पड़ता है। हाँ, ये और तो उनकी होता ही क्लास है। के भी पंद्रह ये बीस तो मिनट अभी होते हैं। आप ऑनलाइन बैठे ले रहे हैं, जब आप जब ऑन कैंपस लेंगे तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है टीचर लेट भी एंड करते हैं अपनी क्लास टाइमिंग से, और फिर बच्चे भाग भाग के डिफरेंट क्लासेस में जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से भी होता है, कोई उसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। खैर, अभी मैं ये सर आप लोगों मेरे के कहने का साथ कर मतलब सकता हमें हूँ, और भी बिल्कुल। तो काम करने हैं ना। असाइनमेंट्स अभी हमने बनाने हैं पीएफ के, हाँ, मोस्टली वो तो स्टूडेंट्स आपने ने नहीं करना ही है। बनाए इंक्लूडिंग मी। आपने सर तो फिर हमें टाइम नहीं ना मिलेगा ये करने के लिए। यही तो यूनिवर्सिटी लाइफ, आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में सीखना है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है। यही चीज़ तो आपने सीखनी है। और सीखना क्या है, ये कोर्स मटेरियल तो आपको, अगर आप डिग्री नहीं भी करेंगे घर बैठे भी मिल जाएगा। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट ही तो सीखनी है कि किस तरीके से आगे आपने टाइम मैनेज करना है, ठीक है। फिर भी ये है कि आप लोगों को मैं ये चीज़ दे रहा हूँ कि आप संडे तक इसको अपलोड कर लें। 3 टास्क हैं, कोई उसमें नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है सर ये। एज इट इज बना के अपलोड करना है। हाँ, एज इट इज़ आपने अपलोड करना है। अच्छा। ये आपको दिख रहा है मुश्किल है? आप जब करने बैठेंगे तो आप, अगर आपने असाइनमेंट्स खुद बनाए हुए हैं, नहीं सर मुश्किल नहीं दिख रहा, अभी और हमने रिसेंटली भी असाइनमेंट्स मेरे बनाए ख्याल से उसमें हमने। मोस्टली मोस्टली स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट में देखता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट तो सबमिट कर दिए थे। और असाइनमेंट को भी ये बात आप याद रखें कि ये मुझे पता लग जाएगा कि किसी स्टूडेंट ने खुद से बनाया है और खुद से नहीं बनाया। ये हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि कहीं पे भी किसी असाइनमेंट में प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। जहाँ आपको ऐसा लगे इस क्लास में स्टूडेंट्स ने प्लेजरिज्म किया है, यानी कि कॉपी किया है, खुद से नहीं बनाया है, ठीक है, तो उसके अंदर हम वाइवा लाजमी लेंगे। अभी आप लोगों के अभी असाइनमेंट सबमिट हुए हैं, तो मिड टर्म के फ़ौरन बाद जो आपकी लैब होगी उसमें आप लोगों का असाइनमेंट का वाइवा भी होगा, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल हमें पता लग जाएगा कि किस स्टूडेंट ने मेहनत करके खुद से असाइनमेंट बनाया है और किसने कॉपीड किया है। ज़ाहिर है जिसने कॉपी किया होगा उसको वो सारी चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, उसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो उसका वाइवा भी कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये जिस स्टूडेंट ने खुद से असाइनमेंट बनाया हुआ है, तो उसके लिए ये टास्क करना तो मेरे ख्याल से आधे घंटे की भी बात नहीं है। जिस स्टूडेंट ने खुद से नहीं सर रिसर्च अब ऐसा करके, भी तो नहीं है ना। हाँ, खुद से किया हुआ है, तो खैर आप लोग ये करें। इसमें मैं आप लोगों को बस ये ऑप्शन दे सकता हूँ कि मैं संडे तक आप लोग अपलोड कर लें, ठीक है। बाकी लैब की कंटेंट हमारे पास यही है, लैब आप लोगों की अपलोड हो जाएगी अभी। लैब में अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों के लिए बेहतर तो यही है कि आप लोग के पास अभी ये लैब ख़त्म होने का भी टाइम 11:30 होता है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप लोग चाहें तो इसको अभी ही बना सकते हैं।
आपको संडे तक कभी उस ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। आप जो है ठीक है। ये आप लोगों की लैब अपलोड हो गई है। छोटी सी लैब थी, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। इमेज की इस्तेमाल हो रही है, वही हेडर फुटर इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको इसके अंदर इसको आप असाइनमेंट को सबमिट करें। ठीक है, इस लैब टास्क को सबमिट करें। ठीक है, और बाकी फिर नेक्स्ट जो अपकमिंग लैब्स हैं फिर उसको हम आप लोगों की तो अगर थर्सडे को अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो अब नेक्स्ट फ्राइडे को लैब होगी। ठीक है, उस फ्राइडे वाली लैब के अंदर आपका असाइनमेंट का वाइवा भी होगा, तो उसकी भी आप लोग तैयारी करके आए। ठीक है, क्योंकि वो वाइवा के मार्क्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे आपके असाइनमेंट के मार्क्स। उसकी भी तैयारी करके आए। ठीक है, तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट लैब में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।